देखिए आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम पूरी कंप्लीट हमारी यूनिट 5 को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो आपको पता होगा जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारी यूनिट 5 का नाम है। अब इस राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे एक्सप्रेशन इसके अंदर ही आते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, टू एम्पावर्स करना दी सिटीजन्स, यानी कि हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, हमारी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना पावर, तो उसको हम एम्पावर करना कहते हैं सिटीजन्स को। और टू प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी ब्रैकेट में गवर्नमेंट। अब आपने देखा होगा जब भी हमारे इंडिया में कोई भी ब्रिज गिरता है तो हम बोलते हैं कि भैया ये हमारे जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रही है हमारे सिटीजन्स को, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं ले रहा है, उस ब्रिज के गिरने के पीछे की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं ले रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे। यानी कि अगर ब्रिज का एग्जांपल लूँ मैं, तो गवर्नमेंट हमें बताए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ने इस ब्रिज को बनाया है, कितने किलोमीटर तक कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया और क्या बजट था, ये हमारे नॉर्मल सिटीजन को भी पता रहना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी या फिर गवर्नमेंट की होगी जो ब्रिज बनाया है उसके पीछे की, ठीक है, उनको ही हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी यानी होता है हमारी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ये तो आप जानते होंगे। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज़ करना हमारे सिटीजन्स की अवेयरनेस को एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर अदर राइट्स। यानी कि सिटीजन्स की जागरूकता को बढ़ाना, और सिटीजन्स की अगर हमारी जागरूकता बढ़ेगी तो उससे हमारी उनकी क्षमता बढ़ेगी, यानी कि एबिलिटी बढ़ेगी एक्सरसाइज करने की, एक्टिवली यूजिंग करने की, एक्टिवली यूजिंग या फिर एक्सरसाइज करने की देयर अदर राइट्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हमारा वर्क करता है एज ए बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन वर्क करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। और बात की जाए तो ये हमारा जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है ये हमारा इंश्योर्स करता है, यानी कि हमारा इंश्योर यानी कि कंफर्म करता है हमारी ड्रग की क्वालिटी को, इट्स टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, एवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन क्राइटेरिया को, एंड हमारे एफिकेसी का मतलब जिनको नहीं पता है, एफिकेसी होता है हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो कि हमको चाहिए वो हमारा एफिकेसी हो जाएगा, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ बाय द पेशेंट्स। अब जैसा हमारा इसका मतलब हो जाएगा कि एफिकेसी यानी कि डिज़ायर्ड रिजल्ट, फॉर इट्स यानी कि इसकी इच्छा के अनुसार, जो इच्छा के अनुसार हमारा यूज़ होगा बाय द पेशेंट्स के द्वारा। तो ये हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन है हाथी कमेटी। अब ये जो हमारी हाथी कमेटी है ये हमारी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1974 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। जो हमारी हाथी कमेटी की रिपोर्ट है वो हमारी सबमिट हुई थी 1975 में। ये जो हमारी हाथी कमेटी है ये हमारी अपॉइंटेड हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अपॉइंटेड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे ये हमारे इंडिया के अंदर मॉनिटर कर पाए वेरियस फैक्टर्स ऑफ ड्रग इंडस्ट्री को। और जो हमारी हाथी कमेटी है ये इसका हमारा एक और यूज़ होता है, ये हाथी कमेटी हमारी यूज़ होती है टू प्रमोट करने के लिए हमारी ग्रोथ ऑफ द ड्रग इंडस्ट्री को। साथ ही साथ जो हमारी हाथी कमेटी मेजर्स करती है यानी कि हमारे मापती है, क्या इफ़ेक्टिव मापन करती है यानी कि मापती है, मेजर्स करती है इफ़ेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स का, एंड और जो हमारी हाथी कमेटी है ये हमारी हेल्प करती है स्मॉल स्केल यूनिट्स की। जो हमारी स्मॉल स्केल यूनिट्स होती है, जो हाल ही में हमारे छोटे छोटे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उनकी भी हमारी हेल्प करती है कौन, हाथी कमेटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी मुदेलियर कमेटी की। अब ये देखिए जो हमारी मुदेलियर कमेटी है ना ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में अपॉइंटेड की गई थी। मुदेलियर कमेटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में हमारी अपॉइंटेड की गई थी, और जो हमारी हाथी कमेटी है वो हमारी 1974 में इस्टेब्लाइज्ड हुई थी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं मुदेलियर कमेटी के अंदर। तो ये जो मुदेलियर कमेटी है ये हमारी एनालाइज करती है किसको, हमारी प्रोग्रेस को, किसमें, हमारी मेडिकल रिलीफ में एंड पब्लिक हेल्थ में। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द बोहर कमेटी रिपोर्ट्स, यानी कि जो हमारी बोहर कमेटी रिपोर्ट्स है उसकी सबमिशन के बाद में जो भी हमारी प्रोग्रेस हुई है मेडिकल रिलीफ और पब्लिक हेल्थ में, उसको एनालाइज करने के लिए हमारी मुदेलियर कमेटी अपॉइंटेड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में। अब इसको आप रिपीट पे देख लेना, मैंने इसको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब यहाँ पर जो हमारा कोड है इसका मतलब होता है हमारी रूल बुक। एक तरीके से हम कोड को रूल बुक की तरह देख सकते हैं। तो दी कोड या फिर रूल बुक ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हो जाएगी। और इसको जो हमारी कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है ये हमारी दी साइंस ऑफ मोरल्स हो जाएगी, जो कि हमारी टर्म्ड होती है एज एथिक्स। जो हमारी साइंस ऑफ मोरल्स है उसको हम टर्म्ड करते हैं एज एथिक्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब यहाँ पर जो हमारा टर्मिनेशन है इसका मतलब होता है हमारा एंडिंग या फिर स्टॉप करना। तो ये हो जाएगा हमारा एंडिंग या फिर स्टॉप करना हमारी प्रेगनेंसी को। इस एक्ट के अंदर हम स्टॉप करते हैं हमारी प्रेगनेंसी को। तो ये जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट है जिसको हम MTP कहते हैं, ये एक्ट हमारा आया था 1971 में और ये हमारा लागू हुआ था 1975 में। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इस एक्ट की तो वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल करना अनसेफ अबॉर्शन को और प्रोवाइड करना लीगलाइज अबॉर्शन सर्विसेज। और साथ ही साथ ये जो हमारा एक्ट है MTP ये हमारा प्रमोट्स करता है एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन, यानी कि हम सेफ अबॉर्शन कर पाएँ उसको भी हमारा प्रमोट करता है। कौन? MTP यानी कि हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको हमको डिफाइन करना है। जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम IPR कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकती है, या फिर कोई इन्वेंटर को भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कह सकते हैं, या फिर कोई मैन्युस्क्रिप्ट भी आ सकती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर। तो ये हमारे अल्टीमेटली देते हैं, क्या देते हैं, कोई यूज़फुल प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस। अब इसके एक्ट की बात करें तो जैसे कि मान लो मैं एक इन्वेंटर हूँ और मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है जिससे मैं फार्मेसी की फील्ड में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरे उस आइडिया को प्रोटेक्ट करेगी और साथ ही साथ मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगी। तो ये हमारा राइट ऑफ एन हमारा इन्वेंटर हो जाएगा, राइट ऑफ एन इन्वेंटर हो जाएगा टू डिज़ायर, यानी कि वो हमारी डिमांड कर सकता है हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट की फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, यानी कि मेरे पास जो आइडिया है उसकी वजह से मुझे ये इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है ताकि मैं उसको अप्लाई कर पाऊँ उस आइडिया को और फार्मेसी की फील्ड में सर्व कर पाऊँ। तो इसी को ही हम हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखिए हमारा इसके अंदर हमको डिफ़ाइन करना है हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आपको पता होगा जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जो कि हमारे आपको फार्मेसी पे दिख जाएंगे और हमारे कई और काम भी करते हैं। वो हमारे जैसे कि हमारे डिस्पेंस करना भी उनका ही काम होता है। और ये जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये आपने देखा होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर हमारे वो होते हैं जैसे कि हमारे डॉक्टर हो गया तो इनको हम फिजिशियन भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की। तो जो हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ये हमारा एक पर्सन होता है जिसका नाम हमारे किसी रजिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर एंटर किया जाता है एक समय के लिए, जिसके अंदर ही और शी, मतलब वो लड़का भी हो सकता है फार्मासिस्ट और लड़की भी हो सकती है, वो हमारे कुछ समय के लिए रेजिडिंग यानी कि हमारे रहना या फिर रखते हैं अपना प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके पास लाइफ टाइम ही हो जाएगा, वो कुछ समय के लिए उनको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद उनको उसको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। आफ्टर दिस ए पर्सन इज़ प्रिपेयर्ड टू फॉर्मुलेट, यानी कि जब हमारा नाम एंटर हो जाएगा हमारे रजिस्टर ऑफ स्टेट में, तो जो हमारा पर्सन है वो हमारा प्रिपेयर्ड कर सकता है या फिर हमारा क्रिएट या फॉर्मुलेट कर सकता है या फिर डिस्पेंस यानी कि हमारा दे सकता है मेडिसिन को, एंड हमारे प्रोवाइड कर सकता है क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि
क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिकेशन पर वो हमारी प्रोवाइड कर सकता है। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिकेशन वो हमारी प्रोवाइड कर सकता है किनको, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को और हमारे पेशेंट्स को। यानी कि हमारे ड्रग्स और मेडिकेशन से रिलेटेड वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं। कौन? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं ये। तो ये जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मैंने जैसे बताया ये हमारे फिजिशियन होते हैं। तो ये हमारा एक पर्सन होता है जो कि हमारा रजिस्टर होगा किसमें, हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल में। कब? जब वो फिनिश कर लेगा अपने यूजी मेडिकल कोर्स को। किससे? हमारे एक कॉलेज से जो कि हमारा रिकॉग्नाइज्ड हो बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड हमारा अप्रूव्ड हो बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसे कॉलेज से जब हमारा कोई पर्सन अपनी यूजी मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर लेगा तब वो हमारा रजिस्टर होगा स्टेट मेडिकल काउंसिल में। ठीक है, तो उसी को ही हम हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर कह देते हैं। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 5 ख़त्म हो चुकी है। यूनिट 5 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।